नमस्कार, देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे महायुद्ध की। अजरबैजान की आर्टिलरी ने कहां पर आर्मेनिया के ठिकानों को ध्वस्त किया। अजरबैजान की एयर स्ट्राइक में आर्मेनिया को कितना नुकसान पहुंचा, किन नए इलाकों पर अजरबैजान ने जीत का दावा किया। जंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी है, न्यूज टॉप 9 विध्वंसक महायुद्ध में आप देखिए। आर्मेनिया अजरबैजान में जारी जंग का आज 27वां दिन है। लड़ाई में अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 2 बार हुए सीज फायर के बाद भी दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर बारूद बरसा रही है। इस खूनी जंग में नारगोनो काराबाख में भारी तबाही हुई है। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मीनिया के ठिकानों पर हुए आर्टिलरी हमले का वीडियो जारी किया है। वीडियो में अजरबैजान की आर्टिलरी यूनिट आर्मीनिया के ठिकानों पर गोले बरसाते नजर आ रही है। हमले में आर्मीनिया को भारी नुकसान का दावा किया गया है। अजरबैजान की सेना ड्रोन और एयर स्ट्राइक के जरिए आर्मीनिया की सेना को लगातार निशाना बना रही है। अजरबैजान ने ऐसा ही एक ड्रोन अटैक कर आर्मीनिया के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। हमले में आर्मीनिया के कई सैनिक भी मारे गए और गोला बारूद तबाह हो गया। अजरबैजान ने ड्रोन अटैक कर आर्मीनिया का S-125 रडार तबाह कर दिया। इससे पहले अजरबैजान ने आर्मीनिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने का दावा किया था। अजरबैजान जंग में इजराइल से मिले ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जो आर्मीनिया को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आर्मीनिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने अजरबैजान के मिसाइल अटैक को नाकाम करने का दावा किया है। अजरबैजान ने आर्मीनिया के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। आर्मीनिया समय रहते इस हमले को नाकाम कर दिया। शहर से दूर जंगली इलाके में भी अजरबैजान और आर्मीनिया की सेनाएं एक दूसरे पर हमला कर रही है। जंगल में अजरबैजान के सैनिकों को निशाना बनाते आर्मीनिया की फौज का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में अजरबैजान के मारे गए सैनिकों के शव दिख रहे हैं। अजरबैजान ने आर्मीनिया फौज के टैंकों और दूसरे हथियारों पर कब्जे का दावा किया है। अजरबैजान का दावा है कि मोर्चे पर हार के बाद भाग रहे आर्मीनिया के सैनिक अपने टैंक समेत दूसरे हथियार छोड़ गए, जिसे उनकी सेना ने कब्जे में ले लिया। अजरबैजान ने दावा किया कि उसने ईरान के बॉर्डर से सटे पूरे इलाके को आर्मीनिया से जीत लिया है। अजरबैजान के सैनिक इस इलाके में अपने देश का झंडा फहराते नजर आए। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इस जीत के लिए अपनी सेना को बधाई दी है। आर्मीनिया ने ईरान बॉर्डर से सटे सभी इलाकों पर जीत के अजरबैजान के दावों को गलत बताया है। आर्मीनिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सेनाएं अभी भी इस इलाके में अजरबैजान से जंग लड़ रही है और अजरबैजान ने सिर्फ अरास नदी के कुछ हिस्सों को जीता है। रूस ने कहां पर तुर्की के ड्रोन को मार गिराया। काराबाख में शांति सेना की तैनाती पर आर्मेनिया ने क्या कहा। काराबाख में तुर्की की भूमिका पर क्या बोला अजरबैजान। आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड ऑन वॉर मोड। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि आर्मीनिया की सेना गांजा शहर में रिहायशी इलाकों को मिसाइल से निशाना बना रही है। अजरबैजान के रक्षा मंत्री के मुताबिक आर्मीनिया के मिसाइल अटैक में गांजा शहर के कई रिहायशी इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। अजरबैजान के सैनिकों ने जंग के दौरान आर्मीनिया के कुछ सैनिकों को बंधक बना लिया। आर्मीनिया के सैनिकों को बंधक बनाने के बाद अजरबैजान के सैनिक बंदूक के दम पर उनसे ये कहलवाते नजर आए कि काराबाख अजरबैजान का हिस्सा है। रूस ने आर्मीनिया में अपने मिलिट्री बेस के नजदीक तुर्की में बने 9 ड्रोन मार गिराए। रूस ने अपने लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हथियारों का इस्तेमाल कर अजरबैजान की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक को नाकाम किया। ये ड्रोन आर्मीनिया में रूस के ग्यूमरी मिलिट्री बेस के नजदीक उड़ रहे थे। आर्मीनिया ने कहा है कि काराबाख से जब तक तुर्की और अजरबैजान की तरफ से भेजे गए आतंकी वापस नहीं लौटते हैं, तब तक शांति की बात नहीं हो सकती है। आर्मीनिया समेत दूसरे देश आरोप लगाते रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान ने जंग में लड़ने के लिए सीरिया और दूसरे देशों से आतंकियों को काराबाख भेजा है। आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोलियन पशिनियन ने कहा कि उनका देश काराबाख में शांति सेना की तैनाती के लिए तैयार है। पशिनियन ने कहा कि अगर अजरबैजान तैयार हो तो रूस की सेना को काराबाख में तैनात किया जा सकता है, क्योंकि रूस के रिश्ते दोनों देशों से अच्छे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलियेव ने कहा कि काराबाख में जारी जंग को खत्म करने में तुर्की की भी भूमिका होनी चाहिए। अलियेव ने कहा कि तुर्की जंग को खत्म कराने के लिए लगातार रूस और दूसरे देशों से बात कर रहा है। ऐसे में तुर्की की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों देश उनके करीबी सहयोगी हैं। रूस ने कहा कि आर्मीनिया से हमारे रिश्ते हमेशा दोस्ताना रहे हैं, लेकिन अजरबैजान के साथ भी हमारी दोस्ती पुरानी है। रूस में आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों देशों के लोग रहते हैं। आर्मीनिया अजरबैजान की लड़ाई के बीच कराबाख में तेजी से कोरोना फैल रहा है। कराबाख में ज्यादातर लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जंग में पहले बंकरों में कोरोना पॉजिटिव लोगों को रखा गया था। अब फायरिंग से बचने के लिए लोगों को बंकरों में छिपाया गया है। इसके बाद तेजी से कोरोना फैला है। आर्मीनिया ने कराबाख के कई इलाकों में जीत का दावा किया। एक वीडियो में आर्मीनिया के सैनिक जीत के बाद मारे गए अजरबैजान के सैनिकों के हथियारों पर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। आखिर एफएटीएफ की बैठक पर क्यों है पाकिस्तान की नजर? भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश क्या है? चीन ने एलएसी से पीछे हटने के लिए क्या शर्त रख दी है? चीन पाकिस्तान की हरकतों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? चीन पाकिस्तान साजिश में आती है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक का आज आखिरी दिन है। आज एफएटीएफ में पाकिस्तान की किस्मत का फैसला होगा। आज फैसला होगा कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहेगा या उसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। आतंकियों के खिलाफ एक्शन में नाकाम रहे पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की मांग हो रही है। भारत ने एफएटीएफ से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने की मांग की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को शरण और फंड मुहैया करा रहा है। मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों पर कार्रवाई करने में पाकिस्तान नाकाम रहा है, जबकि एफएटीएफ ने पाकिस्तान से टेरर फंडिंग रोकने के लिए कहा था। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का खुलासा हुआ है। श्रीनगर से 222 किलोमीटर दूर स्कर्दू के मिन्हास एयरफोर्स बेस पर पाकिस्तान ने डिफेंस सिस्टम अवाक्स को तैनात किया है। सैटेलाइट इमेज में स्कर्दू में अवाक्स की तैनाती का खुलासा हुआ। पाकिस्तान ने स्वीडन के साब एरोस्पेस से हाल ही में अवाक्स को खरीदा था। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव की स्थिति को देखते हुए चीन ने अब शांति के लिए भारत के सामने नई शर्त रखी है। चीन ने कहा कि भारत एलएसी से अपने हथियार वापस ले जाए तभी चीन की सेना पीछे हटेगी। भारत ने चीन की इस मांग को खारिज कर दिया है और कहा है कि पहले चीन खुद अपनी सेना हटाकर मई जैसी यथास्थिति बनाए। ताइवान को हथियार बेचने के अमेरिकी ऐलान से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचे तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। अमेरिका ने हाल ही में ताइवान को हवा से जमीन पर मार करने वाली 135 मिसाइल बेचने का फैसला किया है। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता मोहम्मद सफदर अवान की गिरफ्तारी और सिंध के आईजी के अपहरण की साजिश की जांच के लिए सीनेट की कमेटी बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। विपक्ष का आरोप है कि मरियम नवाज के पति की गिरफ्तारी की साजिश सेना ने सरकार के इशारे पर रची थी। चीन के खिलाफ समंदर में भारतीय नौसेना ने अपनी मोर्चेबंदी को और मजबूत किया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने वेस्टर्न फ्लीट की तैयारियों का जायजा लिया। नौसेना प्रमुख ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य समेत जंगी जहाजों का दौरा किया और वेस्टर्न कमांड के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। पीओके समेत दुनिया भर में कई जगहों पर कश्मीर में 1947 में हुए नरसंहार के विरोध में काला दिवस मनाया गया। कश्मीर में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके विरोध में हर साल 22 अक्टूबर को काला दिवस मनाया जाता है। कई देशों में कश्मीरियों ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने तहरीक तालिबान इन पाकिस्तान को लेकर खैबर पख्तूनवा में अलर्ट जारी किया है। नेशनल काउंटर टेररिस्ट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि टीटीपी बड़े धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों को निशाना बना रही है, इसलिए धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों को सावधान रहने की जरूरत है। इधर कोरोना वैक्सीन के थर्ड फेज के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। केरल में कहां पर भर-भराकर बहुमंजिला इमारत गिर गई। कांग्रेस ने आयकर विभाग के छापों को बताया हार की बौखलाहट। दिल्ली की हवा आखिरकार कितनी जहरीली हो गई है? देश की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 भारतवर्ष में आप देखिए। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर आई है। ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को कोरोना की वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन के नाम से कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रही है। केरल की कोझिकोड में 2 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ, जहां मलबे में दबने से एक शख्स की मौत हो गई। काकनचेरी इलाके में बनी बिल्डिंग में बेसमेंट पर गोदाम और पहली मंजिल में अपार्टमेंट की दुकान थी। मलबे में दबने से दुकान के मालिक एन रामचंद्रन की मौके पर ही मौत हो गई। पंजाब, हरियाणा, यूपी में पराली जलाए जाने का असर दिल्ली एनसीआर में दिखने लगा है। कल शाम को दिल्ली का AQI 302 रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हवा में PM10 और PM2.5 के कणों के बढ़ने के साथ AQI में और गिरावट का अनुमान लगाया है। सोमालिया की एक कंपनी ने 33 भारतीयों को बंधक बना लिया है, जिसमें यूपी के 25 मजदूर शामिल हैं। केन्या में भारतीय दूतावास ने कहा है कि मजदूरों की रिहाई के लिए हम सोमालियाई सरकार से लगातार संपर्क में हैं और मजदूरों को आवश्यक सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल में नवरात्रि के पवित्र अवसर पर भी राजनीतिक हिंसा थम नहीं रही है। जगदीशपुर और हावड़ा में टीएमसी समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हुए। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में नियमितीकरण की मांग को लेकर राजभवन का घेराव करने जा रहे कर्मचारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया, जिन्हें बाद में रिहा किया गया। जयपुर पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडा फोड़कर 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश और 2 नोट गिनने वाली मशीनें बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया कि बचने के लिए सटोरिये जय माता दी जैसे कोड का इस्तेमाल करते थे। भारतीय नौसेना की महिला पायलट्स का पहला बैच ऑपरेशनल हो गया है। पहले बैच में शामिल तीनों महिला पायलट्स डार्नियर एयरक्राफ्ट उड़ाएंगी। इनकी पोस्टिंग साउदर्न नेवल कमांड के तहत कोच्चि में की गई है। तीनों पायलट्स के नाम लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप और लेफ्टिनेंट शिवांगी है। बिहार में वोटिंग से पहले पटना के कांग्रेस दफ्तर में पड़े आयकर छापे से सियासत गर्मा गई है। शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि हार की बौखलाहट साफ दिख रही है, इसलिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कंपाउंड से मिले पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस दफ्तर पर खड़ी एक गाड़ी से आईटी ने 8.5 लाख रुपए बरामद किए थे। प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार में कहां पर चुनावी रैली करने वाले हैं? तेजस्वी को क्यों नहीं मिली हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत? बीजेपी और जेडीयू के घोषणा पत्र में क्या खास है? बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 बैटल ऑफ बिहार में आप देखिए। पीएम मोदी आज से बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी सासाराम, गया और भागलपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश कुमार के साथ रैली में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार भी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। पीएम के साथ आज चुनावी रैलियों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। पीएम के साथ मंच पर एक बार में 5 नेता ही मौजूद रहेंगे। मंच पर उन्हीं को जाने की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने आजकल में कोरोना जांच कराई हो और रिपोर्ट नेगेटिव आई हो। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज से बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आज राहुल गांधी नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में रैली करेंगे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव हिसुआ में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करेंगे। बिहार की गया में आज होने वाली तेजस्वी यादव की रैली को रद्द कर दिया गया है। गया जिला प्रशासन से हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत न मिलने की वजह से रैली को रद्द करना पड़ गया। गया में पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए तेजस्वी के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को इजाजत नहीं मिली है। आयकर विभाग की टीम ने पटना में कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में छापेमारी कर 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 8 लाख रुपए के साथ एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। 8 लाख रुपए बरामद होने के बाद आयकर विभाग की टीम इस मामले में कांग्रेस के कई नेताओं से पूछताछ कर रही है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग ने कहा कि पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद का आशीर्वाद लेकर सीएम बनने वाले नीतीश कुमार इस बार कहीं पीएम नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद लेकर आरजेडी नेता की शरण में न चले जाएं। सिवान के दरौंदा में बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव प्रचार के दौरान सीएम नीतीश कुमार के सामने जेडीयू नेताओं की आपसी कलह सामने आ गई। जेडीयू विधायक श्याम बहादुर सिंह ने सिवान की सांसद कविता सिंह और उनके पति अजय सिंह को खुली चुनौती दी है और उन्हें इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ने को कहा है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 5 लक्ष्य 1 सूत्र 11 संकल्प का जिक्र किया है। बीजेपी ने वादा किया है कि बिहार के हर शख्स को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। जेडीयू ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। जेडीयू ने अपने घोषणा पत्र में 7 निश्चय 1 के तहत युवाओं के लिए चलाए गए कार्यक्रम को आगे जारी रखने के साथ ही 7 निश्चय 2 के तहत भी किए गए वादों को पूरा करने का ऐलान किया है। मुंबई से बड़ी खबर, जहां मुंबई के मॉल में लग गई भीषण आग। कोरोना वैक्सीन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का क्या बड़ा ऐलान है? एएमयू में आरक्षण की मांग पर किसने किया आंदोलन करने का ऐलान? प्रयागराज जाने से क्यों डर गया बाहुबली अतीक अहमद? अन्य राज्यों की इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं? न्यूज टॉप 9 अन्य राज्य में आप देखिए। बीती रात मुंबई के नागपाड़ा इलाके के सिटी सेंटर मॉल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे मॉल को अपने आगोश में ले लिया। इलाके में चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ग्वालियर में रैली को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य के हर गरीब को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने इसे मुफ्त में लगवाने का फैसला किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एससी और एसटी के छात्रों को आरक्षण देने के लिए एएमयू बचाओ मोर्चा ने आंदोलन का ऐलान किया है। मोर्चा के सदस्यों ने कहा कि एएमयू 100 साल से दलितों को आरक्षण न देकर भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहा है। शिक्षा के मंदिर में सरकार की पॉलिसी लागू होनी चाहिए।
लखनऊ से पुलिस और चोरों के बीच झड़प का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें इंदिरा नगर के सेक्टर 19 की हैं, जहां चोर बाइक पर सवार होकर अपनी गाड़ी की रेकी कर रहा है। तभी दो पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और चोर पर झपट्टा मार देते हैं, लेकिन चोर उन पर बाइक चढ़ाकर भागने की कोशिश करता है। इस दौरान दोनों पुलिसकर्मी काफी दूर तक बाइक से फिसलते हुए चले जाते हैं, लेकिन चोर को नहीं छोड़ते। आयकर विभाग ने श्रीनगर के एमएस और सिटी वॉक शॉपिंग मॉल समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान टीम को 1,82,00,000 रुपए कैश और 74 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। सीबीडीटी ने कहा कि ग्रुप रियल एस्टेट श्रीनगर में आवासीय और व्यावसायिक परिसरों को किराए देने का काम करता है, जिसमें 105 करोड़ की गड़बड़ी का पता चला है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से गैंगस्टर अतीक अहमद डर गया है और उसने गुजरात से प्रयागराज आने के दौरान अपनी जान को खतरा बताया है। अतीक अहमद ने कोर्ट के दिए हलफनामे में कहा है कि रास्ते में मेरी हत्या हो सकती है, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई जाए। जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस की समीक्षा के लिए सेवा नियमों में संशोधन किया है। सरकार अब परफॉर्मेंस सही न होने पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को 22 साल सेवा पूरी करने या 48 साल उम्र हो जाने पर रिटायर कर सकती है। कर्मचारियों को 3 महीने के नोटिस या नोटिस के बदले 3 महीने का वेतन दिया जाएगा। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 12 नवंबर से 16 नवंबर तक चौथा दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सरयू के तट पर चौथा दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज जिलाधिकारी की अगुवाई में आयोजन कमेटी की बैठक होने वाली है। दिल्ली में कोरोना फिर रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 4000 नए मरीज सामने आए हैं, जिनमें 35 लोगों की मौत हुई है। इनको मिलाकर कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,44,000 के पार पहुंच गया है, जिसमें 3,12,000 लोग अब तक ठीक हुए हैं, जबकि 6,163 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।